हेलो विद्यार्थियों, दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सबका। आज की क्लास में हम राष्ट्रपति के टॉपिक को लेकर चल रहे थे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर आज अपन चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर अपना चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं और उसका वो प्रयोग किस प्रकार से करता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि राष्ट्रपति है वो संसद का एक अंग होता है, यानी राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ साफ शब्दों में कहता है कि जो संघ की जो संसद होगी वह राष्ट्रपति और दो सदनों लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर के बनती है। यानी कि विधायी कार्य करती है संसद, और उस विधायी कार्य में संसद का अंग राष्ट्रपति को भी माना गया है। यानी जब तक संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक कानून नहीं बनता है। यानी साफ साफ बात है कि राष्ट्रपति है वो विधायी कार्यों में भी संसद का भाग होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक है वो कानून नहीं बनता है। संसद राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तो ये राष्ट्रपति व संसद का भाग हो, यहाँ पर दे रखा है संसद। संविधान का अनुच्छेद 79 ये कह रहा है कि संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। राष्ट्रपति ये लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तो एक तो बात ये होगी, यानी राष्ट्रपति संसद का भाग होता है और संसद सर्वोच्च विधि निर्माण करने वाली संस्था होती है। तो ये हो गया राष्ट्रपति के बारे में। आपको एक अनुच्छेद विधायी शक्तियों में एक बात ये याद रखनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। दूसरी बात, विधायी शक्तियों में यदि अपन बात करें तो राष्ट्रपति है वो संसद का सत्र बुलाता है, जिसको अपन कहेंगे सत्राहूत। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है, सत्रावसान करने का अधिकार, और उसके साथ साथ में लोकसभा को विघटन करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी ये विधायी शक्ति के अंतर्गत यदि इसको अपन बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 85 में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति है सत्राहूत, सत्रावसान व विघटन। तीन बातें आपको एक की पॉइंट लिख देता हूं, सत्राहूत, सत्रावसान और विघटन। ये बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद 85 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। वो समय समय पर संसद का सत्र बुलाता है। और सत्र अवसान, सत्राहूत सत्र को बुलाना, संसद को सत्र में लाना। सत्रावसान का मतलब होता है, अवसान का मतलब घटना या उसको बंद कर देना, यानी संसद के सत्र को समाप्त कर सकता है। और विघटन का मतलब होता है वह लोकसभा को या लोकसभा का विघटन करता है। तो ये बात होगी संविधान का अनुच्छेद 85। ये राष्ट्रपति की दूसरी विधायी शक्ति, यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह संसद का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। ये बात होगी अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को विधायी शक्ति कौन सी प्राप्त है। इसकी कंटिन्यू एक और चीज़ और याद रखनी पड़ेगी आपको। आगे आपके अनुच्छेद 86 और 87 में दो बातें क्रमशः राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित है। वो ये बात करिए संसद के सत्रों से संबंधित। एक होता है संसद का सत्र और एक होता है संसद का विशेष सत्र। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसको भी अपन ध्यान से समझेंगे कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 के अंतर्गत संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। आगे एक और विशेष अभिभाषण, आगे इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गए। यहाँ पर अभिभाषण है और वहाँ पर है विशेष अभिभाषण। या अपन पहले अभिभाषण की बात कर लेंगे। राष्ट्रपति समय समय पर कभी भी संसद के किसी भी सदन में अभिभाषण कर सकता है या दोनों सदनों को समवेत में अभिभाषण कर सकता है, यानी किसी एक सदन में या फिर एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 देता है। और उसके साथ साथ में वह सदन को संदेश भेजने का
अधिकार रखता है। किसी भी लंबित विधेयक पर या किसी अन्य मुद्दे पर संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत है। आगे है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत, आपको विशेष तौर से इसको स्टार कर देता हूँ। अनुच्छेद 87 को आपने सुना होगा कि प्रत्येक लोकसभा के आम चुनाव, जिसको अपन आम चुनाव कहते हैं लोकसभा के, तो हर लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम सत्र, ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है या राष्ट्रपति उसमें अभिभाषण करता है, जिसको कहते हैं विशेष अभिभाषण। इसको मैं लिख देता हूँ राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यानी प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब प्रथम सत्र होता है संसद का, तो उस प्रथम सत्र को में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है और सत्र के बुलाने का कारण बताता है, यानी किस वजह से। तो यहाँ राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब, किन किन परिस्थितियों में, तो लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद प्रथम सत्र और उसके बाद में प्रति वर्ष प्रथम सत्र को में राष्ट्रपति अभिभाषण करता है और संसद को अभिभाषण या सत्र बुलाने का कारण बताता है। ये बात करा है अनुच्छेद 87, ठीक है। तो ये विशेष तौर से कंटिन्यू आर्टिकल थे कि किस किस टाइप से राष्ट्रपति, तो एक तो राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, दूसरा राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने का, सत्रावसान करने का और लोकसभा को विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरी बात ये है कि अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति कभी भी संसद के एक सदन या संयुक्त रूप से संविधान सदन में अभिभाषण कर सकता है और संसद को संदेश भेज सकता है, किसी भी लंबित विधेयक पर या किसी अन्य मुद्दे पर संदेश भेज सकता है। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रति वर्ष प्रथम सत्र के में विशेष अभिभाषण देता है और वो उसको कारण बताता है। और ये जो विशेष अभिभाषण है वो राष्ट्रपति के द्वारा तैयार नहीं होता है, वह मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार होता है। तो ये तो बात होगी मुख्य मुख्य 4 बातें। अब इसके साथ साथ में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मनोनयन, मनोनयन की शक्ति है। तो यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। लेकिन लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, उस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, अप्रभावी हो गया। क्योंकि संविधान का 104वां संविधान संशोधन जो 2019 को किया गया था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण था उसको बढ़ाया गया। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। यानी वो 2020 में ख़त्म हो रहा था और उसको 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया था। चूँकि इसके साथ साथ में हर बार शुरुआत से ही आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने के जो अधिकार था उसको भी हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता था। लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन था, उस 104वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाया गया था 10 वर्ष के लिए, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया। इसलिए ये जो राष्ट्रपति का लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का जो है, ये अप्रभावी हो गया। तो इसको आपको कॉन्सेप्ट के रूप में याद रख लेना है। राज्यसभा में अनुच्छेद भी यदि आप याद रखो, राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में वो 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इनको मनोनीत कर सकता है और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में अब भी है। लेकिन ये मैं लिख देता हूँ, ये राज्यसभा और ये लोकसभा। लोकसभा में अनुच्छेद 331 में ये प्रावधान था आंग्ल भारतीय समुदाय को, 31 में आंग्ल भारतीय समुदाय,
आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन इसको यहाँ अपन क्लियर कर देते हैं कि 104वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसके द्वारा क्या हो गया, अप्रभावी यानी समाप्त हो गया, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया नहीं गया था। क्योंकि मैंने ये कहा था 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना था, 10 वर्ष के लिए बढ़ाना था लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में, और आंग्ल भारतीयों के लिए तो वो तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 25 जनवरी 2030 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन इसको नहीं बढ़ाया गया। तो ये अपन मान लेते हैं ये ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में राष्ट्रपति को ये अधिकार था कि वो मनोनीत कर सकता है। तो ये बात होगी मनोनयन करने से संबंधित। मेरे आसपास ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति को और कौन कौन से अधिकार है। एक विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा शपथ से संबंधित बात है, संविधान का आर्टिकल 99, संविधान का अनुच्छेद 99 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है, यानी संसद के प्रत्येक सदन का जो सदस्य है वो अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्य के लिए निमित्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि संसद का प्रत्येक सदन, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, संसद का प्रत्येक सदन का सदस्य है वो राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो ये भी राष्ट्रपति की विधेय शक्ति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखेंगे कि ये प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष और ये जो शपथ है इसका प्रावधान संविधान की 3री अनुसूची में ये सदस्य संविधान की 3री अनुसूची में जो शपथ का जो प्रारूप दे रखा है उस प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेंगे, और उसके साथ साथ में ये भी बात ध्यान रखनी है कि उस पर हस्ताक्षर भी करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो सामान्यतः विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनाव होने के बाद में राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, और वो जो प्रोटेम स्पीकर है वो प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिला देता है, और फिर वो प्रोटेम स्पीकर है जो अन्य सदस्य होते हैं उन अन्य सदस्यों को शपथ दिला देता है। तो ये काम मतलब राष्ट्रपति ने सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति ने शपथ दिलवा दी, और फिर जो प्रोटेम स्पीकर है वो अन्य सदस्यों को शपथ दिलवा देता है, और फिर प्रोटेम स्पीकर नया अध्यक्ष जैसे ही बन जाता है उसके बाद उसका कार्य समाप्त हो जाता है। तो ये बात अपन डिटेल में तो संसद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ शपथ के बारे में बात हो गई। तो आपको ये देखना है कि संविधान का अनुच्छेद 99 ये कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा निमित्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है, ये ध्यान रखना है। तो शपथ वाली बात हो गई। इसके बाद में अपन इस राष्ट्रपति की और शक्तियों के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रपति की एक और शक्ति है 108 अनुच्छेद 108 के बारे में देखेंगे, संयुक्त बैठक के बारे में। 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं विधेयी शक्तियों के अंतर्गत, ये उसको अपन अलग से भी देखेंगे, लेकिन इस विधेयी शक्ति के चैप्टर में अपन में संदर्भ में देख लेते हैं। एक तो राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक बुलाने से संबंधित शक्ति, जिसको अपन सामान्य तौर संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, वो संयुक्त अधिवेशन नहीं है। वो संविधान में जब अनुच्छेद 108 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ संयुक्त बैठक शब्द लिखा हुआ है, संयुक्त अधिवेशन नहीं है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसको भी अपन देखेंगे। दूसरा अनुच्छेद 123 1, 2, 3 जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो यहाँ उसको भी अपन संक्षेप में देखेंगे, लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति को एक अलग से वीडियो में अपन से कवर करेंगे। और उसके बाद में राष्ट्रपति की पुनर्विचार करने की शक्ति, ये 3 बड़ी शक्तियाँ हैं। यानी मोटे तौर पर विधेयी शक्तियों में ये शामिल है, जैसे 108, 123 और 111। ये अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 111। इन तीनों अनुच्छेदों को या इन तीनों अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो विधेयी शक्ति है
इन तीनों अनुच्छेदों पर अपन अलग से विस्तार से अपन क्लास लेंगे, लेकिन यहाँ विधेयी शक्तियों के अंतर्गत संक्षेप में यहाँ बात कर लेते हैं। बाकी संयुक्त बैठक से संबंधित अलग वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। अध्यादेश जारी करने के संबंधित 10 या 15 मिनट का अलग से वीडियो बनाऊंगा, और पुनर्विचार से संबंधित जिसको अपन आगे ये पुनर्विचार वाला V2 पावर की शक्ति आ जाएगी उसके लिए, तो तीनों पर 3 अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अपनी क्लास लंबी हो जाएगी। लेकिन ये आती विधेयी शक्तियों के अंतर्गत ही है, इसलिए अपन संक्षेप में चर्चा यहाँ कर लेते हैं। बाकी विस्तार से 3 अलग वीडियो आएंगे। ये देखो, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसके बारे में विस्तार से वीडियो मैंने डाल दिया है, इसके बारे में या बाद में डाल दूंगा मैं। तो संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, न कि संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित बात हो रही है। अब यहाँ संयुक्त अधिवेशन क्या करा है इसको अपन समझ लेते हैं, फिर इसको एक एक कर देख लेंगे। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के द्वारा जो बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन है, उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और ये बात लिखी हुई संविधान के अनुच्छेद 118 में। संयुक्त अधिवेशन जैसे ही बुलाया जाता है, उसके बाद में संयुक्त अधिवेशन में मतदान के द्वारा, यानी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक के फैसला होता है, और चूँकि इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ये लोकसभा के पक्ष में ही पारित होता है। आज तक संयुक्त बैठक है वो 3 बार हुई है, 1961, 1978 और 2002, ठीक है। इस पर विस्तार से चर्चा अपन अलग से वीडियो में करेंगे। तो यहाँ फिलहाल इतना ही होगा। ये संयुक्त अधिवेशन, जिसको अपन अधिवेशन कहते हैं, लेकिन ये संयुक्त बैठक है, बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष नहीं तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, और वो भी नहीं है तो उस संयुक्त बैठक में से किसी को बना लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया बात। अब देखो अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संक्षेप में बात यहाँ विधेयी शक्ति के संदर्भ में कर लेते हैं। दूसरा, विस्तार से राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करता, कब कैसे नहीं करता, उसको मैंने कल एक अलग से सेपरेट क्लास डाल दी, उसको आप आराम से देख सकते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति के तहत। इसको अपन याद देख लेते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, देश में ऐसी विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है और राष्ट्रपति को ये लग जाता है कि विशेष कानून की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है, उस अध्यादेश की ताकत या प्रभाव या बल है वो संसद के कानून के बराबर होता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, तो उस कंडीशन में संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, या फिर राष्ट्रपति उस अध्यादेश को समय से पहले भी वापस ले सकता है। तो ये बात होगी संसद के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित। बाकी विस्तार से अलग से सेपरेट वीडियो उसमें आप देख सकते हो। और फिर आपके विधेयी शक्ति में अंतिम बात आ रही है 111, अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति की पुनर्विचार की शक्ति। तो इसको भी संक्षेप में यहाँ चर्चा करेंगे विधेयी शक्तियों के संदर्भ में। बाकी ये भी बड़ा टॉपिक, इसको राष्ट्रपति के पुनर्विचार की शक्ति से संबंधित राष्ट्रपति की वीटो पावर के टॉपिक के नाम से अलग से सेपरेट वीडियो में डालूंगा, उसमें आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। यहाँ अपन यहाँ संदर्भ में देख लेते हैं कि जैसे ही संसद के दोनों सदनों से कोई भी विधेयक पारित होकर के आता है, तो अपन को ये ध्यान है कि संसद के एक सदन, ठीक है, फिर दूसरे सदन और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही बनता है। तो जैसे ही विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास में गया, तो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद में राष्ट्रपति के पास में क्या क्या अधिकार है? राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति उस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं कर सकता है। तो मतलब 3 बात होगी, या तो स्वीकृति दे दी, या फिर स्वीकृति देने से मना कर दिया, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया, और या फिर उस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दिया। तो ये बात होती है।
तो यहाँ पुनर्विचार की बात ये होगी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचा है उस पर राष्ट्रपति ने एक बार पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज दिया है, तो उसको कहते हैं राष्ट्रपति के पुनर्विचार करने की शक्ति। लेकिन विद्यार्थियों, संसद उसी विधेयक को संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के पारित करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ये ध्यान रखना है। तो ये होता है राष्ट्रपति की पुनर्विचार की शक्ति। यदि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है या संविधान में ये बात लिखी हुई नहीं है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर कितने समय पर हस्ताक्षर करें। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो 10 दिन की अवधि है कि 10 दिन के अंदर अंदर उसको विधेयक पर निर्णय लेना है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति इसमें किसी भी प्रकार का कोई टाइम बाउंड नहीं है कि वो कितने समय के अंतर्गत हस्ताक्षर करेगा। तो राष्ट्रपति जब किसी भी प्रकार से हस्ताक्षर नहीं करता है या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजता है, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो उसको कहते हैं राष्ट्रपति के वीटो पावर की शक्ति, यानी जिसको अपन कहते हैं पॉकेट वीटो। ये क्या चीज़ है, इस पर अलग से सेपरेट वीडियोस को आप देख सकते हो, वीटो पावर की शक्ति, ठीक है, पुनर्विचार करने की शक्ति। तो ये मोटे मोटे तौर पर राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति थी, इसमें आपको यही देखना है, इससे बार कोई प्रश्न आने वाला है नहीं। एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद, ये 7 अनुच्छेद मैंने इसलिए लिखे, बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हो बिना अनुच्छेद के भी, लेकिन ये अनुच्छेद भी याद करने बहुत आवश्यक है क्योंकि कहीं कहीं पर अनुच्छेद भी आ सकते हैं। तो आप याद कर लोगे, राष्ट्रपति में आपने अनुच्छेद 79 कर दिया, 85, 86, 87, ठीक है, 80, 331, 99, 108, 123 और 111। तो आपके यहाँ 2 काम के लिए हो जाए, एक तो आपको अनुच्छेद भी याद हो गए और उसके साथ साथ में राष्ट्रपति की विधेयक शक्तियाँ भी याद होगी। बाकी यदि आप अनुच्छेद या नहीं याद करेंगे तो आपका काम तो सरल हो जाएगा, लेकिन दोबारा आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी अनुच्छेद याद करने के लिए। और यदि आप अनुच्छेद लेकर के बैठ जाएंगे कि अनुच्छेद 1 में ये है, 2 में ये, 3 में ये, तो ऐसे याद होगा नहीं। तो जैसे जैसे जो टॉपिक आए उसमें जो बात आए, जो विशेष तौर से उल्लेख आए, तो उसके साथ साथ में ये भी देख लेना कि ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसके साथ साथ में अनुच्छेद साथ में लिखता हूँ। तो उसमें राष्ट्रपति में आपको याद हो गया, जैसे मैंने राष्ट्रपति का जो पहला लेसन लिया था उसमें अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे करके प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में। बाकी तो पढ़ाने को तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी संदर्भ देना जरूरी है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, या संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है, 53 क्या है, या कि राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। या फिर आप ये याद कर लेते हैं कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, लेकिन आपने साथ साथ में ये ऐसा सवाल आ गया कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। तो साथ साथ में अनुच्छेद याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अनुच्छेद 79 याद कर लिया, फिर ये कंटिन्यू 85, 86 और 87 याद कर लिया। मनोनयन का अधिकार है तो देख लो कि मनोनयन किन किन सदन में करता है, कौन कौन से अनुच्छेद में करता है। शपथ वाला अनुच्छेद 99 याद कर लिया। और ये जो 3 अनुच्छेद है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 108, 123 और 111। इसलिए मैंने इन तीनों अनुच्छेदों पर 3 अलग से क्लासें बनाई है। अध्यादेश की क्लास थी वो, उसको मैंने अपलोड कर लिया है। दूसरा संयुक्त बैठक की क्लास को मैं अलग से अपलोड करूंगा। और ये पुनर्विचार की शक्ति जो इसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्ति आएगी, जिसमें क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, इन सब पर बात अलग से सेपरेट वीडियो में की जाएगी।